Mr. Owaisi. Sir, the honorable member has named me. What I am going to say will, inshallah, will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh. That he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. माइनॉरिटी महिला हूँ, इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सुश्री इकरा चौधरी जी, प्लीज आप बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है। सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107
में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो आप उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। युवा आपने लाइन ठीक है, आप कहीं रिग्रेस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप युवापा का संशोधन लाना चाहते हैं। आपका हक है, आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये युवापा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में, या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी युवापा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को
जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी। अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है. जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है. सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है. ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है. मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है. पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है सर पढ़ लेते हैं. आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे. और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया. ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर. पूरी तरीके से वोटिंग हो गई. एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें. सर इन्होंने जेपीसी की बात की. अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता. इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं करना चाहता हूं. इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में. सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर. ऐसे भी आए सर. जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए हम उठा रहे हैं सर. इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट.
लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर मैं भी अपने, जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है, सर आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको अवामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप हमसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार का विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसीलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। ओवैसी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, तेजस्वी सूर्या जी सर प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर, सर मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में भाषण समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत ईटी मोहम्मद बशीर, आप कुछ बोलना चाहते थे? छोड़िए, गृह मंत्री जी ने विषय रख दिया। मेरा नाम सर माननीय वेणुगोपाल जी ने लिया था और सर मैंने बड़ा स्पष्टता से सर कह दिया था। ईटी मोहम्मद बशीर बाद में कर रहे हैं। ईटी मोहम्मद बशीर छोड़िए। ईटी मोहम्मद बशीर, ईटी मोहम्मद बशीर। Sir, thank you very much. Honorable Home Minister has committed a speech, lengthy speech, claiming as he is the savior of the minorities. He was announcing certain things and pretend themselves as the champion of the minorities. I would like to say that is the biggest tamasha post 2025. There is no iota of truth in it. It is his government. He tortured the minorities in India, physically, mentally, socially, and economically. They did that much of injustice
to the minorities. If you claim that his government is doing goodness for the government, it is false. They are planning to do further injustice to the Muslims. That's a classical example as far as this legislation is concerned. Now, sir, coming to the crux of the bill, I don't want to take much of the time. Sir, the JPC and after that bill 2024. Previously we have seen other JPC 2013 report was come. What exactly is that, sir? There was deliberation, threadbare deliberation, very effective kind of discussions. Finally, sir, that 2013 amendment was unanimously passed. That is the record. But what happened in this case? What happened? Dramatic kind of thing took place in this. I don't want to say much things in this. Now, all the powers of the Work Board and things like that is vested with the government. What is the idea behind it? That's only one thing. They have to make this as a low-hanging fruit so that they can take and eat it away according to their liking. That is the thing which is going to happen. Sir, this legislation is a regressive one. There is no doubt about that. As is said, the bill removed Waqf Board's power to inquire and determine whether the property is that of Waqf or not. I request all the And members who to will kindly decide be that? seated. That will be decided by the collector. I request everybody to be and the seated, officers. please. Wait, 1 second, Yes, sir. I request everybody to kindly be seated. No. Please be seated. Please be seated. It's not in order. I'm telling them. Sir, house So is please not be in order. seated. How can we speak? Sir जी, please be seated. आप बैठ जाइएगा वहाँ पे. Please be seated. आप बैठ जाइएगा. Here also. How can we speak, sir? Then only I'll be able to speak. Our time Okay, is sir. our Please time. go ahead. That, Sir, how can we Please speak? go ahead, sir. How can we speak? Sir, so all these powers vested with the Waqf Board and tribunal and survey, all this have been shifted to officers. So they are going to resume. It means that they are undermining all these statutory bodies and things like that. This shows that the government wants to ruin its identity. Sir, coming to the other points, that Muslim representation, as far as laws are concerned, different laws are there, different institutions are there, trusts are there. What exactly this kind of provision is not there. All these institutions are governed, particular institutions are governed by the concerned religion. That is a fact. Mr. Venu was explaining all the development in that sector also. Now what is happening? There are many examples, sir. I don't want to say much about this. So that is one point. The second thing is that this kind of actions, there was an law in the Parent Act, there was a provision. What was that provision? You have to hear it. As per section 104 of the Parent Act, what was that? There was a specification in that this portion of present act was meant to secularism and communal harmony, because that was giving entry to another community in the donation for the Waqf. That was a beautiful clause. That was a signal. That was a signal of communal harmony in this country. That is the fact, sir. Now here what you are doing is, sir, you are having two types of legislation. This BJP is having two types of legislation. One legislation is religious based one. The other one is religiously biased one. This amendment is second category, sir. That is the, then that other things. I don't want to know everything. I just started, sir. It was noisy here. Sir, our time was lost. Chief Executive, they are now insisting that Chief Executive of the institution
should not be Muslims, need not be Muslims. What is this? If he is holding that, he know what exactly the subject. Not only that, this kind of this you can see whether this kind of changes are there in all the other institutions. We can very well know that this kind of thing is not there. Different. I will quote some example to you. That is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh Kashi temple. Kashi temple. No sir, I have not just started. It was noisy here. Our time was lost, sir. In Kashi temple, sir, in Kashi temple, section 3 says, no person shall, unless he is a Hindu by religion, be eligible for being continuing as a member of the board or executive committee or chief executive officer or any other post. All the posts. Kashi Temple Act says it should be for Hindu belief kind of post. So, but here what is special? So you want to capture the things in order to facilitate for capturing the things. Thank you, sir. You want to make, sir, I want to complete some more points. Sir, we are 3-member party, sir. We want some more time, sir. So this shows that this government is having an ulterior motive in bringing this legislation. That is why we are opposing to that. Dr. Rajkumar According to- Sangwan, sir. Sir, I will complete. Now they are not minister, our minister for minority. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वक्त संशोधन हाँ बोलिए। बिल का समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हूँ। Okay, sir. Please conclude in 15 seconds, please. आप बैठिए। Minority affairs minister. Minority affairs minister. He told this morning. What is that? He told, Waqf property is that of nation. He said the worship place, of course, we agree. The other place is whose? That is new claim. This to be discussed in threadbare. He says that the other property is that of who? That of the nation. That is the agenda. It's not a small thing, sir. It is to be Thank treated you, sir. very seriously. Dr. Rajkumar So I say Sangwan that this kind of utterance should provoke the situation. Yes, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वक्त संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए आपके माध्यम से सामान्य सदन के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं। महोदय, यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कर धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार यह बिल नकारात्मक नहीं है, बल्कि सकारात्मक कदम है। इस बिल के द्वारा उन लोगों को अधिकार मिलेगा जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता था। महोदय, इस बिल के द्वारा वक्फ अल औलाद के संबंध में सुनिश्चित किया गया है कि मुस्लिम महिला के विरासत का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर एवं कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। अतः इस विशाल राशि का न्यायपूर्ण तरीके से कुशल प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जिसकी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान करता है। इसके द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों को में 2 मुस्लिम महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। हमारी बहनें अब वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आ जाती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता है। महोदय, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी समुदायों को समान अधिकार प्राप्त है।
वक्फ संपत्तियां वर्षों से मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों के लिए एक मजबूत आधार रही हैं। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ दशकों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अनाधिकृत कब्जे और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं। यह विधेयक इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है। आदरणीय महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो अभी वक्फ विधेयक पर लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, वक्फ मुस्लिम समाज के उत्थान और तरक्की के लिए बनाया गया एक बेहतरीन इदारा है, परंतु विडंबना यह है कि यहाँ बड़े ओहदों पर बैठे और इसको चलाने वाले इसी समाज के लोग वक्फ के उत्थान और तरक्की के लिए काम न करके अपने व्यक्तिगत तथा अपने परिवार के लिए हित साधने में लगे हुए हैं। अगर समीक्षा की जाए तो जिन वक्फ पर सरकारी कंट्रोलर हैं वह वक्फ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके विपरीत जिन वक्फ पर इसी समाज के लोग जैसे चेयरमैन, मुतवल्ली तथा अन्य पद पर आसीन है, वहां वक्फ में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर शिकायतें मिलती हैं कि चेयरमैन वक्फ की मुतवल्ली मोटी रकम वसूल कर बनाता है, वक्फ की बहुत कीमती जमीनों को अध्यक्ष मुतवल्ली द्वारा घूस लेकर बहुत कम किराए पर लीज पर दिया जाता है। मैंने बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, जो मेरे देखने में आया है, बड़े बड़े शहरों में जो बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान थे, आज वहां पर आलीशान बिल्डिंग बन गई। मुतवल्ली और चेयरमैन बोर्ड के उन्होंने मिलकर जो भूमाफिया है, भूमाफिया के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कॉलोनियां विकसित कर दी। जो उससे धन अर्जित किया है वो पैसा कहाँ गया? जो गरीब मुस्लिम समाज में जो उनकी जो बेटियां हैं, गरीब बेटियां जिनकी शादियों में पैसा लगना चाहिए था, जो गरीब बच्चे जिनकी शिक्षा पैसा लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त जिन्होंने, जो मुतवल्ली हैं और जो चेयरमैन रहे बोर्ड के, जिन्होंने कब्रिस्तानों को बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील किया है, जो उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है, उसके भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आदरणीय महोदय, अंत में मैं 2 मिनट करेंगे। सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना है। आदरणीय महोदय, अंत में मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस संशोधन बिल के विधेयक का समर्थन करें। आदरणीय महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर मोहम्मद जावेद। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। I stand to oppose the Waqf Amendment Bill 2024. यह एक प्लान सिस्टमैटिक अटैक जिसका मकसद हमारी वक्फ इंस्टीट्यूशन को सरकारी कंट्रोल में लाना, मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पॉलिटिकल कब्जा जमाना और हमारी विरासत को तोड़ना है। सर, हम सब जानते हैं कि वक्फ गरीब से गरीब जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, और ख़ास करके बेवा, अनाथ और जो बीमार हैं, जो एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी है, उनको केटर करना है। लेकिन मुझे अफसोस है सर कि ये सरकार वो ज़मीन हमसे कब्जा लेना चाहती है, और अफसोस की बात ये है कि आज जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ऐसे पार्टी उनका साथ दे रही है। सर, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती है और ऐसे ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे वो। इसके अलावा लीगल केसेस इतने लंबे लंबे चलेंगे कि हिंदुस्तान की आधी आबादी कोर्ट्स में मिलेगी। सर, ये वक्फ का जो है रिलीजियस एक्ट अंडर इस्लामिक लॉ है, which is protected by a constitution, particularly by Article 25 and 26 of the Constitution. The JPC's failure to conduct a proper clause-by-clause discussion and its refusal to provide essential documents raise serious concern. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बिल को स्क्रैप कर दिया जाए और फिर से अगर सही नीयत है इसको सुधार करने की तो इस पर विचार सब मुसलमान साथियों से लें। ये जीपीसी एक मौकरी था सर। 25 मीटिंग्स हुई जिसमें से लगभग 300 ऑर्गेनाइजेशन और 3000 लोगों को बुलाया गया।
120 घंटे की चर्चा हुई, अगर आप लोगों में बांटे तो 10 से 15 सेकंड मिला। बहुत लोगों को बुलाया गया जिससे बात तक नहीं हो पाई। 22 तारीख को आखिरी हमारा लखनऊ में था, वहां पे चर्चा हुई और चर्चा में ये कहा गया कि आप 10 दिन 15 दिन में आप जवाब दीजिए, लेकिन 2 दिन के बाद यहां पे आखिरी मीटिंग हुई। क्लॉज बाय क्लॉज हमें चर्चा करनी थी, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुआ। बड़ी अफसोस की बात है सर, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है किसी तरह, जब से आई है मुसलमानों को टारगेट कर रही है, चाहे सीएए कानून हो, चाहे ऑनगोइंग अटैक प्लेसेस ऑफ वर्क एक्ट 1991 के खिलाफ हो, ट्रिपल तलाक हो, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को डिसकंटिन्यू किया हो, नया उड़ान स्कीम को डिसकंटिन्यू किया हो, मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 72% से घटा दिया हो, स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया हो। एएमयू किशनगंज जो 15-12 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कई मर्तबा नीतीश जी को, कई मर्तबा यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, जितने अफसरान है सबको मिला, लेकिन आज तक फंड नहीं मिला। ये मुसलमानों के खिलाफ ये राजनीति करते हैं, हमारा जो हक है नहीं देते। सर ये this bill will keep society in a state of permanent polarization, dilution of work bodies, work council, work board, works tribunals. Limitation Act will result in extended legal conflicts anywhere, anytime, anywhere the government wants. सर ये मुसलमान कौम को उसका हक छीन के डराना चाहती है। अंग्रेजी में कहावत है, मैं पढ़ना चाहता हूं, Fear is dangerous. It sparks violence much faster than anger. मेरी दरखास्त है कि हिंदुस्तान के लोगों में आपस में लड़ाना छोड़ दें। जो अंग्रेजों से आपने सबक ली उसको आप भूल जाएं। हिंदुस्तान बदल चुका है, अब आपस में हम नहीं लड़ने वाले। सर मेरे नेता राहुल जी और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी ने लगातार सवाल उठाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, राइट टू एस्टैब्लिश मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 26, ये सब का वायलेशन है और ये कर रही है। इसको रोकना हमारा फर्ज है सर। टुडे ये मुस्लिम को टारगेट करेंगे, कर रहे हैं, कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बुद्धिस्ट को और जैन्स को, सिखों को इस पे भी बारी आएगी। और आखिर में क्या होगा, वो जो जब इनका लूट जाएगा जमीन लूट लेंगे, तब हमारे हिंदू भाइयों तक आएंगे। तो इससे पहले कि आगे तक जाए, इनको रोकना हमारा फर्ज है। फोर्स नैरेटिव किया जा रहा है। हमारे आदरणीय ये मंत्री हैं यहाँ पे, इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के तहत ये लोगों में बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बता देता है। सर इन्हीं के गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक 24 में 909 वक्फ प्रॉपर्टीज आर इलीगली एनक्रोच्ड, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 16,931 हो गया। ये 16,000 कैसे घट गया? ये जमीनें कहां गई? इसका जवाब देना होगा माननीय मंत्री को। सर ये कहते हैं कि कोई भी वक्फ की जमीन घोषित कर देगा, पार्लियामेंट पे घोषित कर देगा। सर मैं सलाम करता हूं यहां जब स्पीकर साहब आते हैं, लेकिन मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया। इसमें लिखा हुआ है टू डिक्लेयर अ वक्फ प्रॉपर्टी सर्वे बाय सर्वे कमिश्नर इज इंपॉर्टेंट, इज एन मस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वे कमिश्नर नॉन मुस्लिम होता है। उसके बाद क्या होता है, रिव्यू बाय वक्फ बोर्ड, उसके बाद फिर गजेट नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। पिछले 10-11 सालों में 75% गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में वो बीजेपी या उसके अलायंस के हैं। उसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये फॉलो नहीं करते।
तो कौन जिम्मेवार है अगर फॉलो नहीं करते? वो खुद जिम्मेदार है। मिनिस्टर साहब ने 2 लाइन की कविता पढ़ी, मैंने ठीक से सुना ने हवा का रुख के बारे में कहा। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इनको कि आज अगर हवा इनके साथ है तो कल इसके खिलाफ भी होगा। सर मुझे अफसोस है कि आदरणीय होम मंत्री यहाँ पे जो तकरीर कर रहे थे, जो उसमें जो घमंड उनसे दिख रहा था, वो भूल जाते हैं कि जो आज साहिब मसनद है वो कल ना होंगे, और वो कल जल्द ही आने वाला है जो उनकी मसनद छिन जाएगी उनसे। सर मिनिस्टर साहब ने आज सुबह ही कहा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये 1995 के बिल में है, और मैंने इंटरनेट में देखा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 लेडी मेंबर्स हैं, दराक्षान अंद्राबी, मुनव्वरी बेगम। फिर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में हमने देखा, वहां भी मिसेस साहिबा अहमद थी और तबस्सुम खान साहिबा थी। सर जो मोस्ट डेंजरस है, और इससे इसकी साफ नीयत पता चलती है सीईओ को लेके, अब इनका मंशा है कि सीईओ नॉन मुस्लिम होगा। क्लॉज 14 सेक्शन 220A, चेयरमैन of work board under section 220A of the Work Act 90 through a vote non-confidence ensure the democratic process। उसको हटाया जा सकता था, लेकिन वो हटाने का प्रोविजन अब हटा दिया। क्लॉज 15 सेक्शन 23, CEO अगेंस्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे सर, यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, ये जितने हैं, इसका जो भी मेंबर होगा, जो भी सीईओ होगा, वो हिंदू समाज से होगा। तो हमसे क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और सबसे खतरनाक ये है सर, क्लॉज नंबर 38 सेक्शन 100, इसमें है नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट बोर्ड और सीईओ। इसका मतलब यह है कि आप गड़बड़ी कीजिए, आपको कोई नहीं हटा सकता, आपका लीगल प्रोटेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा सर। क्लॉज 26 सेक्शन 52A में पनिशमेंट जो था इंक्रोचर्स के लिए, सर आई हैव गॉट ओनली 8 मिनट सर, आई हैव अनदर 3 मिनट 4 मिनट सर, 2 मिनट सर। पनिशमेंट था नॉन बेलेबल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अब क्या कर दिया, प्लेन इम्प्रिजनमेंट एंड सजा अप टू 2 इयर्स। आप जानते हैं कि अगर सजा 2 साल से 3 साल से कम हो तो बेलेबल है, उसी वक्त निकल जाता है। तो आदरणीय जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन एनक्रोचेस। सर मेरा 2 मिनट और दीजिए सर। सर ये क्लॉज 40 सेक्शन 104, नॉन मुस्लिम्स को डोनेशन देने का इजाजत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही 1-2 साल के अंदर 2 मुस्लिम हैव डोनेटेड लैंड लीडिंग टू 500-year-old टेम्पल इन कश्मीर। Muslim family in Bihar donated land worth 2.5 crore for विराट हनुमान मंदिर। उसी तरह हिंदू सिस्टर्स 2 उत्तराखंड सर उत्तराखंड की 2 बहनों ने 1.5 करोड़ का ईदगाह में दान दिया। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਆ। ਇਹ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਚਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵਕਫ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਓਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 355 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਫ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। माननीय श्री विजय कुमार हंसदाग जी। माइक सर। धन्यवाद चेयरमैन सर, मुझे बोलने का मौका दिया वक्फ बोर्ड के इशू पे अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कानूनी दावपेच पे बड़े सभी लोगों ने बिंदुवार बातों को रखा है, मैं उन सभी चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो सरकार ये कह रही है उनके क्या मनसा है उसको थोड़ा सा मैं दर्शाना चाहता हूँ कि किसी समाज के लोग वो किस तरह से अपने ज़मीन को या किस तरह से दान करें, किस तरह से धर्म का काम करें, अब उस पर भी इस देश में जो है डायरेक्शन दिया जाएगा। अगर लैंड इशू सेक्युलर है और जो भी लैंड है वो इंडिया का है, ये बात हमें भी समझ में आती है, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, गैर सरकारी ज़मीन हो, किसी की भी ज़मीन हो, सब भारत देश के अंदर ही आते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर चाइना इतना अंदर घुसे चला जा रहा है, इतना सारा आपका जा करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, आर्टरी वो लोग ला रहे हैं, उस पर जो है ये लोग कहीं बोलने नहीं जाएंगे।
यूएसए में जाकर के हमारे जो नेता हैं, जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को जो है वहां पे कहिए कि एक तरह से बेइज्जत करके आ गए। जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहां होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहां अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए, और जो देश की स्थिति वहां पे इन्होंने दिखाई, हम बहुत कमजोर दिखे। और लगातार जिस तरह से कोशिश हो रही है, आज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ये प्रयास कर रहे हैं, आगे किसी और पे भी होगा, बाद बाकी लोगों पे भी होगा। और जितने भी देश के विजिट्स हुए और इनके उद्योगपति दोस्तों को जितने भी आपके जाके ठेके पट्टे मिले, इस पे एक ही बात कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। और चाहे वो रेलवे रहे, चाहे वो आपका जाके आर्मी की जमीन रहे, और आज वक्फ बोर्ड का जो ये कानून में बदलाव हो रहा है, ये भी उसी दिशा की ओर ही जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अपहोल्ड करने की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात की जा रही थी। मणिपुर की जो स्थिति रही देश के अंदर ही महीनों, वहां पे कहां पे ये महिलाओं को बचाने गए, कहां बच्चों को बचाने के लिए गए? सिर्फ यहां पे घंटों भाषण देने से थोड़े ना हो जाता है। जो स्थिति मणिपुर के अंदर, देश के बाहर की तो छोड़िए, देश के अंदर की स्थिति थी वो, और वहां की जो स्थिति रही उसको हम लोग भली भांति देखे कि वहां पे किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है सर। मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी रिलीजन यहां इस देश में फॉलो करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी